नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। मित्रों, हमारी आपसे गुजारिश है, जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कृपया जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पूरी क्लास अंत तक देखें। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ कि YouTube चैनल पर बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी कोचिंग वाले भी हैं, बहुत निम्न कोचिंग वाले भी हैं। तो हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उस लाइन में, उस निचले पायदान पर है, और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम लोग भी एक दिन शिखर पर पहुंचेंगे। ये हमारी गुजारिश है, इसलिए आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों, अब हमारी जो आज की क्लास है वह है संसद की शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जो पढ़ लिया पिछली क्लास में वह मित्रों क्या था? वह था संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ लिया? साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा, धन विधेयक के बारे में पढ़ा, वित्त विधेयक के बारे में पढ़ा और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बजट पढ़ा, विनियोग विधेयक पढ़ा, लेखानुदान पढ़ा, भारत की संचित नीति पढ़ा, आकस्मिक नीति पढ़ा। ये जितने मैं 9 टॉपिक को नाम लिया, इसका फैक्ट भी आता है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट भी आता है। जैसे धन विधेयक किस अनुच्छेद में, तो ये आपका क्या बोलते हैं फैक्ट हो गया। प्रश्न यही हो जाए कि धन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उसको क्या कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। इसके उत्तर आप लिंक में जब हमारी वीडियो देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, निवेदन यही है कि आप पूरी वीडियो देखिए। संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियों को पढ़ने के लिए हमें क्या करें, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट लें। तो पहला शक्ति हो गई दोस्तों, वो हो गई विधायी शक्ति। दूसरी हो गई कार्यकारी शक्ति। अलग अलग पढ़ लेंगे, याद करने में आसानी होगी। तीसरी हो गई वित्तीय शक्ति। चौथा हो गया न्यायिक शक्ति और पांचवा हो गया निर्वाचन संबंधी शक्ति। ये 5 हेडिंग में हम इसको पढ़ें। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति। इस 5 टॉपिक को हम मित्रों पढ़ें। हम बात करते हैं विधायी शक्ति की। हमें जानते हैं कि हमारा देश संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में जो पावर की शेयरिंग की गई है वह सेंटर माने यूनियन माने केंद्र और राज्य माने स्टेट में की गई है। इसके अलावा एक और शेयरिंग हुई है 73 अमेंडमेंट के द्वारा, और वह आपका है ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ये आप क्लियर बातें जानते हैं। तो केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में कानून बनाने का जो कार्य है वो देश की संसद के द्वारा होता है। संसद में मैंने बताया है कि संसद का गठन 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, यहां तक आपको मैं बता चुका हूं। अब विधायी शक्ति में संविधान की, अब मैं एक एक हेडिंग को अलग अलग डिफाइन करता हूं। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में हम जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडलों को और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मंडल दोनों को है। अब यहां डाटा देख ले। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी मैं डाटा की बात कर रहा हूं। अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। राज्य सूची की बात करें तो इसमें जो थे 66 विषय थे,
अब कितने हो गए हैं? 61 प्रेजेंट टाइम में। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले 47 थे और अब हो गए हैं 52 प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो 97, 66 और 47 पहले थे, आज 100, 61 और 52, ये फैक्ट है और ये आपको याद रखने की बात है। हम बता रहे हैं संसद की विधायी शक्ति, ये 5 टॉपिकों में हमको चर्चा करनी है, तो विधायी शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब विधायी शक्ति जो संसद जिन विषयों पर कानून बनाती है, तो संसद संघ सूची के जो विषय हैं, जो 100 विषय हैं, उन पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल बनाते हैं, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बनाते हैं। क्लियर? अब क्या बताना है, आप इसमें देखो कि 5 बढ़े और इसमें देखो 5 कम हुए हैं, है? तो ये कम कहां हुए? इसमें से, राज्य सूची में से इसमें जोड़ दिए गए। तो आप ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन? नंबर 1 शिक्षा, याद होने चाहिए। नंबर 2 वन, नंबर 3 वन्य जीव, नंबर 4 नाप तौल और नंबर 5 न्याय का प्रशासन। ये जो 5 विषय राज्य सूची में थे वो कहां जोड़ दिए गए मित्रों? संघ सूची में, सॉरी समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 ये किन सूची में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। हम कहते रहे हैं कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। बात क्लियर? अब यहां पर आपको जान लेना है नोट, यहां तो कोई मतभेद नहीं, यहां तो एक छत्र राज्य संसद का है। यहां डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि यहां संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल बनाता है। तो नोट क्या है कि अगर किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाना चाहते हैं तो दोनों में मतभेद होने पर संसद का कानून प्रभावी होगा। दैट इज क्लियर? मैंने कहा कि अगर किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाना चाहते हैं तो दोनों में मतभेद होने पर संसद का कानून प्रभावी होगा। मतलब अगर किसी समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाना चाहते हैं तो वहां संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडलों को मानना अनिवार्य होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं। यहां जब दोनों कानून बनाते हैं इसमें कंट्राडिक्शन होता है तो संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर। अब एक कंडीशन और बतानी है। हमारा देश संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक होते हुए एकात्मक है। अब यहां पर तो राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ 5 ऐसे परिस्थितियां हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, कापी कलम लेकर बैठे होंगे। 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें संसद जो है संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मेरी बात ध्यान सुने। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, लेकिन 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है मित्रों। तो आपका हेडिंग हो जाएगा
पांच ऐसी परिस्थितियां, पांच ऐसी परिस्थितियां जिसमें संसद राज्य सूची के विषय पर, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पांच ऐसी परिस्थितियां जिनमें संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वो पांच विषय कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 249, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर राज्यसभा उपस्थित, पांच कंडीशन है, ये कौन सी मैं बता रहा हूं, नंबर 1 कर लीजिए। अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, तब उस पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक है। ऐसे कानून का प्रभाव जो इस प्रकार से बनाए गए हैं, ऐसे कानून का प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ष तक। ये राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं, यह राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। मैंने कहा कि सामान्य कंडीशन में क्या होता है, कि संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर। लेकिन 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस समय राज्य विधानमंडल गौण हो जाता है, संसद कानून बनाती है, आर्टिकल 352। नंबर 3, राष्ट्रपति, राज्यों में, उस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो आर्टिकल 356 इन विषयों को बना सकती है। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते से कोई बात हो तो इस पर भी संसद ही कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है। और 5वां आपका जो है वो पांचवा आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मतलब 5 ऐसी कंडीशन है, 5 ऐसे कंडीशन हैं जिस पर संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब
इसका ये अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते का जो अनुच्छेद है दोस्तों, वैसे तो याद रखना चाहते हैं कर लीजिए, 253। इसका आर्टिकल 252, ठीक है, आर्टिकल 252, ठीक है। इसी में एक अनुच्छेद और है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 356, इस पर भी कानून बना सकती है। तो इसका यहां पर जो संसद कानून बनाती है ये हो गया अनुच्छेद 250। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 356, लेकिन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो ये हो गया आर्टिकल 250। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल है और ये क्या कहता है 250 कहता है कि राष्ट्रपति इसमें बच्चों इसमें आर्टिकल 250 यहां पर है, यहां इसमें आप कंफ्यूजिंग मत कीजिएगा। 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो 352 लगेगा, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया माने 352 लग गया, उस समय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो ये है। फिर समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल तो ये है, लेकिन ये पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, तब आपका अनुच्छेद होगा आपका 250। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 250, ठीक। तो आपातकाल तो ये है, लेकिन कंडीशन ये है, ठीक है। एक इसी में और बता देते हैं आप लोगों को, अवशिष्ट शक्तियां। ये तो हो गए, अलग से बता देता हूं, नोट करके लिखेंगे। ये तो 5 कंडीशन है, नोट। अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो किसी भी विषय में शामिल नहीं है, जो न तो संघ सूची में शामिल है, न तो राज्य सूची में शामिल है, न तो समवर्ती में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसको किस सूची में रखा जाए, तो ये किसकी सूची में है, ये अवशिष्ट शक्तियों में है। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस विषय पर, इसमें जो विषय है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह किसको है, संसद को है। और इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वह है 248। क्लियर। 248 अवशिष्ट शक्तियों संबंधित है। 249 अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पास कर दे तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। तो ऐसे जो कानून बनेंगे उनका प्रभाव कितने वर्ष होगा, 1 वर्ष होगा, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 352 अगर लगा है, तो उस समय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। तो उस समय कौन सा अनुच्छेद होगा, 250। राष्ट्रपति शासन 356, अंतरराष्ट्रीय संधियों समझौते संबंधी अनुच्छेद 253, इस पर भी संसदीय कानून बनाएगी 2 या अधिक से राज्यों के अनुरोध करने पर। तो इसका अनुच्छेद होगा 252, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया और फैक्ट भी बता दिया। ये हो गया संसद की विधायी शक्तियां, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, या इसको नोट कर लिए होंगे और लिख लीजिएगा कॉपी पर। एकदम आपकी कॉपी का शुरू से, जो लोग आज जुड़ रहे हैं उससे निवेदन है कि मेरे चैनल पर आए और शुरू से पढ़ डालें, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। विधायी शक्तियां हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर 2, कार्यकारी शक्तियों की। कार्यकारी शक्तियों में क्या है, हम ये जानते हैं बच्चों, कार्यकारी शक्तियों में कि भारत ने जो है वह संसदीय व्यवस्था अपनाया। संसदीय व्यवस्था की सबसे इंपॉर्टेंस है कि यहां पर उत्तरदायित्व को स्थापित किया गया है। उत्तरदायित्व कहां पर है, आर्टिकल 75 है। क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही है, मैंने कहा ना उत्तरदायित्व तो कहां है,
तो अब मंत्रिपरिषद निरंकुश न होने पाए, इसीलिए संसद में प्रश्नकाल, ये मैं शब्दावलियों पढ़ा दिया। संस्कृत शब्दावली में एक टॉपिक है, संस्कृत शब्दावली का चैनल हमारे चैनल पर है, उसमें मैंने पढ़ा दिया प्रश्नकाल, शून्यकाल, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर, कार्यकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है कि ये लोग जो हैं निरंकुश न होने पाए। ठीक है, ये निरंकुश न होने पाए। ठीक है, इसमें जैसे हो सकता है धन विधेयक को न पास होने दे, इसमें भी धन विधेयक के पास न होने दें। अगर यह पास न हुआ तो सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि धन विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार ही गिर जाएगी। तो मतलब विभिन्न अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण को पास न होने देना, इनके द्वारा जो है संसद जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसको अपनी मर्यादा से बाहर होने नहीं देती है। इसीलिए हमारे संविधान में सबसे बड़ी विशेषता इसकी है चेक एंड बैलेंस थ्योरी, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। हर शक्ति दूसरे को बैलेंस करती, पावर बैलेंस टू अदर पावर्स। ठीक है, तो संसदीय कार्यकारी शक्तियां हो गया। अगला, अब हम वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। जैसे कार्यपालिका के द्वारा बजट तैयार किया जाता है और संसद में बिना विनियोग विधेयक पास हुए, बिना विनियोग विधेयक माने आर्टिकल 114 मैं पढ़ा दिया हूं, उसको विधायी प्रक्रिया में जाकर डिटेल पढ़ सकते हैं। संसद में बिना विनियोग विधेयक पारित हुए बिना सरकार संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। मतलब अगर यह पारित नहीं हुआ तो सरकार जो है संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। तो एक तो संसद जो है कार्यपालिका के वित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण करती है। दूसरी बात, संसद लोक लेखा समिति बनाती है, लोक लेखा समिति। इसके बाद वाली क्लास हमारी यही होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, इन समितियों के द्वारा सरकार के संचित निधि से धन खर्च पर बहस करती है, उसकी जांच करती है। नंबर 3, कैग की रिपोर्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद पर रखी जाती है कि सरकार से ने संचित निधि से किस मद में कितना धन खर्च किया, वह जिस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया था वह पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। संसद कैग की रिपोर्ट रखवाती है अपने पटल पर। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और विनियोग विधेयक जब तक नहीं पास हुआ तब तक सरकार संचित से धन नहीं निकाल सकती। तो ये हमने बता दिया आपको वित्तीय शक्तियां। मतलब वित्तीय शक्तियों में संसद जो है सरकार की शक्तियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं, ये वित्तीय शक्ति आप हो गए। न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। न्यायिक शक्तियां, चौथा नंबर ये देख लीजिए, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। ये क्या है, संसद ही कर लेंगे, बल्कि संसद ही
सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय प्लस सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय प्लस हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। संसद ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साबित कदाचार एवं असमर्थता पर आरोप लगाती है। मतलब मेरा इसका क्या लिखने का मतलब दोस्तों कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अगर वो संविधान में दिए मर्यादा के खिलाफ कार्य कर रहे होते हैं तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के द्वारा प्रस्ताव पास करके न्यायाधीशों को पद से मुक्त किया जा सकता है। अभी मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस थ्योरी है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। जैसे अभी मैंने कहा सरकार पर माने कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करती है? विधायिका। ठीक है, विधायिका पर कौन नियंत्रण करती है? न्यायपालिका। क्यों? विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि वह संविधान के भावना के खिलाफ हो, तो वहां जाएगा अनुच्छेद 13। और न्यायपालिका पर कौन नियंत्रण रखती है? तो विधायिका, क्योंकि न्यायपालिका का निरंकुश होती है, संविधान का विरोध करती, साबित कदाचार करती है, तो उसको उनके न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो ये एक चेन है, एक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है कि कोई शक्ति अपने आप को अलग नहीं कर सकती। ठीक है, ये ध्यान दें। ठीक है, नंबर 2, एक तो ये हो गया। नंबर दूसरा, राष्ट्रपति अगर संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो क्या यहां पर आ जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और यह महाभियोग दोस्तों कहां आता है? यह महाभियोग संसद में आता है। संसद माने इसकी जांच कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसका अनुच्छेद 61C, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। यह भी प्रस्ताव कहां है? राज्यसभा में पहले आता है और फिर लोकसभा से पास होता है। राज्यसभा में आता है फिर लोकसभा से पास होता है। दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं? न्यायिक शक्तियां। ध्यान देंगे, चौथा हेडिंग यही मानी, चौथी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो न्यायाधीशों को हटा सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, एवं बी कैग माने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, निर्वाचक आयुक्त, ठीक है, उनको पद से मुक्त करने का, हटाने की सिफारिश कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संसद की न्यायिक शक्तियां। अब हम निर्वाचन संबंधी शक्तियां समझ लेते हैं। 5वां यही हम कर लेते हैं। 5वां मित्रों ये वाला आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद क्या करती है? संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, कमा नंबर 1 यहां, नंबर 2 यहां, नंबर 3 लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा अपने लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा किसको चुनती है? उपसभापति को। ठीक है, तो यहां पर हमने विधायी शक्ति को भी बता दिया, कार्यकारी शक्ति को बता दिया, तीसरा वित्तीय शक्ति को बता दिया, चौथा न्यायिक शक्ति को बता दिया यहां पर, 5वां निर्वाचन संबंधी शक्ति बता दिया। एक मित्रों और छूटा है, संविधान संशोधन शक्ति। हालांकि मैं इसको बता भी चुका हूं, लेकिन यहां फिर बता देता हूं। इसका मैंने आपकी विधायी प्रक्रिया में यही है आर्टिकल 368
ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक इसी के पिछले वाली वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें। लेकिन शक्तियों में है तो मैं इसको यहीं पर डिफाइन कर देता हूं। इसकी चर्चा कर लें, माने 6 नंबर की चर्चा कर लें मित्रों। इसमें क्या है, ये संसद ही 2-3 लाइन बताना है इसमें केवल। संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद जो है, संसद संविधान में संशोधन करती है। और ये है आपका आर्टिकल 368। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 368। अब 368 की बात करते हैं। इसमें क्या है मित्रों, किस तरह से करती है? तो नंबर 1 साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत से, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस, और प्लस का मतलब और आधे राज्य विधानमंडल का समर्थन, आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन के द्वारा संविधान संशोधन करती है। ये तो टॉपिक हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो इसका जो है फैक्ट हो गया। इसको मैंने डिफाइन किया है ठीक इसकी पिछली वाली वीडियो में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो बताने की बात है, नोट करके आप लिख लेंगे कि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, इसको आप पूरा लिख लेंगे कॉपी में, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या, संसद संविधान के किसी भी भाग में, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल भावना को बदल नहीं सकती। मूल भावना को बदल ऐसा करती है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो जाएगी और आ जाएगा आर्टिकल 13। ठीक है, तो एक नोट तो ये हो गया। इसी बात को 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में इसी बात को, माने ऊपर वाली ही बात को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दिया, इसी को कहा हाँ यही बात सही है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बस उसकी मूल भावना न बदले। तो मित्रों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मैंने कहा कि एक टॉपिक पूरा हम खत्म करेंगे। संविधान की शक्तियों में मैंने विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और संविधान संशोधन शक्तियां, 6 टॉपिक को चर्चा किया है। प्रश्न बहुत है, आप पढ़ते जाइए। जो मैं जहां मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कॉपी में और कॉपी में विधिवत लिखिएगा। आप लिखते चलेंगे। मैं एक ही वही लाइन कह रहा हूं मित्रों कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी, अगर आपका हमारे साथ संबंध होगा, जुड़ाव होगा, तो आप हमारे इस लिंक पर रहेंगे। दुनिया कितना बड़ी हो, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए हमारी टॉपिक यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारा आपसे ही गुजारिश है। अगली क्लास संसदीय समितियों पर होगी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अन्य समितियों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि संसद से जुड़ी हुई टॉपिक है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी इसी पर होगी। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।